हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़। और लास्ट टाइम के जो लेक्चर था उसमें कुछ बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी लेक्चर को दोबारा से रिकॉर्ड किया जाए, इसलिए हमने उसी टॉपिक को दोबारा से लिया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला चैप्टर जो आपका बायोलॉजी का है 9th क्लास का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे कि बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एटम्स। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस दुनिया का, सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है, इस दुनिया में अगर सबसे छोटा कोई पार्टिकल है तो वो एटम है। आप केमिस्ट्री में उसको बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इन एटम से ही मिलकर आगे चल के क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल से फिर सेलुलर लेवल आता है, यानी ये मॉलिक्यूल्स पहले एटम होता है यानी केमिस्ट्री लेवल पर, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया है वो डीएनए, और डीएनए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है या लिविंग ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, अब यही जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग प्रकार के, हमारी बॉडी में कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग तरह के, वो सभी मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर फिर क्या बनाते हैं? सेलुलर लेवल या सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है लिविंग यूनिट की, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो यूनिट होती है उसका स्टार्ट यहाँ से होता है। फिर एक ही प्रकार की बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक जो ग्रुप बनाती हैं और एक साथ मिलकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, उसको कहते हैं फिर हम टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सेल के बाद सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। उसके बाद बात आती है टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल की। यही टिश्यूज, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के, एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज एक साथ कंबाइन होकर के, एक साथ मिल करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, उसमें सभी टिश्यूज सभी सेल्स एक साथ मिलकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पर ऑर्गन जैसे आपका हार्ट हो गया, आपके इंटेस्टाइन हो गए, आपके लंग्स हो गए, लिवर हो गया, मैनी अदर, आपकी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो लेवल आता है वो होता है सिस्टम लेवल, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ पर क्या होता है? कई ऑर्गन्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, बट वास्तव में जो रियलिटी में जो उनकी प्रोसेस है या जो फंक्शंस हैं उनके, वो सभी एक साथ मिलकर एक ही प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें यहाँ पर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिवर होता है, इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका स्टमक होता है, ईसोफेगस होता है, माउथ होता है, ये सभी ऑर्गन्स हैं। बट जो इन सब का जो फंक्शन है एक साथ मिलकर जो प्रोसेस को इन सबको मिलकर करना है वो क्या है? डाइजेशन है। ठीक है, मतलब सभी मिलकर के एक ही प्रोसेस को परफॉर्म कराएंगे या एक ही प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए वर्क करेंगे। कौन सी प्रोसेस? डाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से अब बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर एक बॉडी, कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो इस तरह से हमने समझा केमिस्ट्री लेवल पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के फिर सेल बनाते हैं और यहाँ से लिविंग यूनिट की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर कई सेल्स मिलकर के टिश्यू, और टिश्यू से फिर ऑर्गन्स, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स मिलकर के जब एक ही प्रोसेस को परफॉर्म करें तो फिर उसको हम सिस्टम कहेंगे। और कई सिस्टम्स फिर पूरी बॉडी को बनाते हैं, कंप्लीट बॉडी बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं फिर बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ओके फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आता है इस चैप्टर का, सेल। सेल क्या है? ठीक है, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल क्या है? सभी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, दो जो वर्ड्स आए हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इन दोनों को। तो स्ट्रक्चरल का मीन है कोई एक डेफिनेट शेप और साइज आपको प्रोवाइड कराती है। भाई हर एक इंडिविजुअल या हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक शेप और साइज होता है, और वो शेप और साइज कौन प्रोवाइड कराता है? सेल प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चाहे फिर वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला हो या फिर बहुत सारी सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म हो, सबका अपना एक क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। उसके बाद अगला जो वर्ड आता है फंक्शनल। तो जो कुछ भी बॉडी, भाई आपकी बॉडी में कितनी सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होती हैं, वो सभी फंक्शंस पहले सेलुलर लेवल पर ही कंप्लीट होती हैं या परफॉर्म कराए जाती हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो सब पहले सेल करता है, यानी सेल में इंडिविजुअली सारे फंक्शंस होते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में वो सभी कंबाइनली परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी पूरी होल बॉडी में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये सारे इस तरह के बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। ये सभी प्रोसेसेस सेलुलर लेवल पर यानी सेल के अंदर भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल भी हो गया और फंक्शनल भी हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझते हैं। अब सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यूनिट क्यों है? वो यूनिट इसलिए है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एक बिल्डिंग को देखो, बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? भाई ब्लॉक से या फिर ब्रिक्स यानी ईंटों से मिलकर बनी होती है। एक एक ईंट एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर तीसरी, ऐसी तरह से लगी होती हैं कंटिन्यूअस, और फिर एक पूरी कंप्लीट बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ऐसे ही बॉडी के अंदर भी सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के एक पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करती हैं, बनाती हैं, फॉर्म करती हैं, इसलिए वो यूनिट ऑफ लाइफ हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो आता है सेल इज माइक्रोस्कोपिक। सेल क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि हम इसको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्ड आइज का मतलब होता है कि ऐसी आइज जिन पर कोई अदर एपरेटस का यूज ना किया गया हो, यानी किसी लेंस का, किसी स्पेक्स का, किसी चश्मे का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो ऐसी आइज को हम नेक्ड आइज कहते हैं, यानी नॉर्मल आइज वो नेक्ड आइज कहलाएंगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि नेक्ड आइज का मतलब ये कपड़े पहनती हैं तो कपड़े उतार दिए तो नेक्ड हो गए, ऐसा नहीं होता है। इस क्या मतलब है यहाँ पर कि इन पर हम कोई अलग से किसी तरह का कोई अपरेटस यूज नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी देखने के लिए। तो ऐसी आइज हो गई नेक्ड आइज, और हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनको हमको देखना पड़ता है किससे? एक एपरेटस होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सेल्स को देख पाते हैं। आगे बात आती है, भाई कोई भी स्ट्रक्चर होता है, सेल भी एक स्ट्रक्चर है, तो कोई भी स्ट्रक्चर है उसका अपना एक शेप होगा, अपना एक साइज होगा। शेप और साइज को यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले सेल का शेप क्या होता है? शेप होता है कि ये ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, या फिर चेंजिंग शेप भी हो सकती है। ओवल का मतलब है अंडाकार, राउंड मतलब गोल, स्फेरिकल मतलब ये भी एक तरह सा गोल ही होता है। ठीक है, चेंजिंग शेप का मतलब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखो ये तो कॉमनली और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं, कुछ ही दिए हैं, एक्सेट्रा लगा हुआ है आगे। ओवल, रॉड शेप्ड, कई तरह की होती हैं। ठीक है, चेंजिंग शेप पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर। चेंजिंग शेप का मतलब है ऐसी सेल्स जो जिनका शेप लगातार कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम चेंज होता रहता हो, तो ऐसी भी सेल्स होती हैं। और ऐसी सेल कौन होती है? अमीबा। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक प्रोटोजोन है जो कि आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। इसकी जो ये यूनिसेलुलर होता है, यानी एक सेल से बना होता है, और इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। कभी भी आपको अमीबा की शेप जो है वो डेफिनेट दिखाई नहीं देगी, वो टाइम टू टाइम अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ के ओवल, राउंड, स्पेरिकल एंड चेंजिंग शेप में सेल्स हो सकती हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो शेप है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, यानी एक ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसी होंगी। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो ऐसा मतलब
ये नहीं हुआ कि मेरे अंदर जितनी भी सेल्स होंगी वे सभी ओवल ही होंगी या फिर राउंड ही होंगी या स्पेरिकल ही होंगी, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, राउंड भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं और चेंजिंग शेप भी होती हैं हम ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अगला आता है साइज के बारे में बात। साइज के बारे में अगर हम बात करें तो इट मे वेरी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स और इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सच एज स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर इन साइज, ठीक है। देखो कोई भी इनका साइज जो है वो डेफिनेट नहीं होता कि हमने एक बोल दिया कि सबका डेफिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में इनका साइज अलग होगा या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अलग अलग होगा। जैसे कि अभी हमने लिया था कि मेरे अंदर ओवल, राउंड, स्फेरिकल सब तरह की सेल्स हो सकती हैं, तो भाई सबका साइज भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी सेल्स से वो सब एक ही साइज की होंगी, इसलिए यहाँ पर एक कोई एक पैरामीटर को यहाँ पर नहीं डाल सकते। फिर हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि जो स्मॉलेस्ट सेल है यानी दुनिया की सबसे छोटी जो सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है और इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक साइज है। आपका जो जो जिस तरह के मीटर वगैरह जो आपको दिखाई देते हैं उस तरह का नहीं, ये माइक्रोस्कोप का साइज है, ठीक है। और यहाँ पर जो इस तरह के ये बना हुआ है आपके लिए पहली बार आपने ये देखा होगा सिंबल, इसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल है, जो कि लगभग 175 mm की होती है। देखो माइक्रोमीटर में और मिलीमीटर में बहुत बड़ा अंतर है। माइक्रोमीटर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया जो आपकी आंखों से दिखाई ही नहीं दे सकता, और 175 mm यानी मिलीमीटर वो तो आपको बड़ी आसानी से अपनी आंखों से दिखाई दे सकता है। तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा एक क्या है? बैक्टीरिया है। आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें, जो चीज़ें यहाँ नहीं लिखी वो आप अपनी नोटबुक पर पॉइंट आउट करते जाइए, ठीक है। अगला आता है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो मेल स्पर्म, मेल का जो स्पर्म सेल यानी उसकी जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है स्पर्म, वो सबसे छोटी सेल होती है ह्यूमंस के अंदर और उसका साइज लगभग 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सी है यानी सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो वो है फीमेल ओवम, यानी फीमेल्स के अंदर जो ओवम होता है उनका यानी फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल को ओवम बोलते हैं और इसका साइज 0.15 टू 0.2 मिलीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। वो माइक्रोमीटर है, यहाँ मिलीमीटर है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से चीज़ों को देखिए और समझिए और नोट डाउन भी कीजिएगा। उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन सेल, अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। लॉन्गेस्ट सेल की बात हो रही है, लार्जेस्ट की नहीं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो न्यूरॉन सेल होती है वो लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट होती है वो, और उसका साइज लगभग 1 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले सेल को देखा, उसकी डेफिनेशन, फिर शेप और साइज को देखा। अब आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी सेल के नंबर, सेल्स की संख्या के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सेल्स की संख्या के आधार पर या नंबर्स के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मेनली, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं, मल्टीसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल से यानी बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है बैक्टीरिया, कुछ फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट्स। जैसे ये बैक्टीरिया का ये आपका प्रोटिस्टा का एग्जांपल है, ये अमीबा है। देखो अमीबा की बात हो रही थी अभी पीछे, ये अमीबा है, ठीक है। इसका कोई शेप नहीं होता डेफिनेट, ये बदलता रहता है। आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेफिनेट कुछ भी नहीं होता। ये उगलीना है। उसके बाद बात आती है मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल की, तो एल्गी, मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, ये सभी क्या हैं?
मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हुए नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर, बेस पर, कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि सेल जो है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसने पता लगाया, कैसे पता चला कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, तो बात हम करेंगे यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कैसे किया? ही ऑब्जर्व द सेल विद द हेल्प ऑफ थिन कॉर्क पीसेज अंडर देयर हैंडमेड माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया था, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने 1665 में अपने खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने कॉर्क के पीसेज को, यानी जो कॉर्क होता है, कॉर्क क्या है, पेड़ की छाल से बनता है, बार्क ऑफ ट्री से, और उसके थिन पीसेज को, बहुत पतले पतले पीसेज को काट के जब अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने क्या देखा? ही सॉ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स इन दैम एंड प्रपोज द बर्ड सेल। और उन्होंने वहाँ पर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा। ये देखिए हनी कॉम्ब के लाइक। ठीक है, हनी कॉम्ब का एक जो ब्रैकेट होता है वो इस तरह से होता है, फिर आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं, आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक को उन्होंने क्या, इसको क्या बोला था? सेल बोला था। द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, सेल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स अ लिटिल रूम, सेलुला से लिया गया है सेल को, और जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, सेलुला शब्द कहाँ का है? लैटिन लैंग्वेज का है, और इसको फिर ड्राइव मतलब इसको फिर क्या कर दिया गया? सेल के रूप में चेंज करके सेल बना दिया। ठीक है, सेलुला का जो मीन होता है लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। आगे बात आती है इट वाज अ डेड सेल। ये एक ऐसी सेल थी, एक डेड सेल थी। ठीक है, डेड सेल क्यों थी? क्योंकि वो कॉर्क के पीसेस थे, और कॉर्क के जो पीसेज होते हैं वो कैसे होते हैं? बार्क जो होती है यानी छाल जो होती है पेड़ की, वो डेड होती है। ठीक है, इसलिए ये जो सेल थी वो डेड सेल थी, ना कि लिविंग सेल। तो फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, सो द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इन 1674। 1674 में एंटनी वॉन लीवनहॉक ने सबसे पहले बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और इन्होंने फिर डिस्कवरी के दौरान कैसे डिस्कवर किया वह बताते हैं। ही डिस्कवर दी सेल्स फ्रॉम पॉन्ड वाटर। ठीक है, इन्होंने तालाब के जल से उसको डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, और उसके थ्रू पॉन्ड वाटर से लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया। ही ऑल्सो डिस्कवर द स्पर्म सेल्स। उन्होंने ह्यूमन, डॉग्स, अदर और बहुत सारे अदर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के स्पर्म्स को भी ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या जाना था, एक बार पीछे चलते हैं। यहाँ पर पहले हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को समझा। ठीक, फिर हमने सेल की डेफिनेशन समझी, उसका शेप एंड साइज को समझा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को समझा कि नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या समझा, फिर डिस्कवरी ऑफ द सेल को समझा कि डिस्कवरी जो थी वो सेल की सबसे पहले किसने की। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और बट ये एक डेड सेल थी। फिर लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया? उसको डिस्कवर किया था एंटोनी वैन लीवनहॉक ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले टॉपिक में आगे कुछ और बातें करेंगे। उसके लिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय।